Today we learn about the chapter first constitution why and how. Previously you just learn about the constitution, why we need constitution, what is the constitution, how our India's constitution formed. In class 9th the chapter is constitutional design. In this chapter we learn about all of these things in a detailed form. Okay. First question is that कि what is the constitution. Constitution is the basis or fundamental rules of a state, or constitution a body of written or unwritten rules and regulation which regulate the functioning of government. मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट रूल है किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, फंडामेंटल रूल्स है, बेसिस रूल्स है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, या उसकी गवर्नमेंट को एक जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक वो है सेट रूल है जो जिसके थ्रू या रेगुलेशन से जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रन कर सकती है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से डराइव हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूट, उससे ये डराइव वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मीनिंग है टू इस्टेब्लिश, मतलब किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, मतलब कंट्री में रूल्स को इस्टेब्लिश करने का वर्क किसका होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं. हमारे जैसे डेफिनेशन में दे रखा था इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन एंड अनरिटन रूल्स ऑफ रेगुलेशन. सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड टाइप आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ टाइप आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं या जो भी रूल सेट है या जो भी चीज़ें सेट की गई हैं हमारी गवर्नमेंट की, मतलब पावर्स है, रूल्स है और जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब रिटन फॉर्म में है. जस्ट लाइक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इन रिटन फॉर्म. सेकेंड आता है हमारे पास अनरिटन फॉर्म, मतलब वहाँ रूल्स सेट है बट रिटन फॉर्म में नहीं है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है वो चीज़ें एज ए फॉलो हो रही हैं पर वो उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है. सेकंड आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंजेस करना, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स करना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ वोट, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो लोग इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ रूल्स है, उन्हीं के थ्रू, मतलब उन लिमिट्स में रहकर ही वो चेंजेस कर सकते हैं. बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है. लाइक अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करना बट मुश्किल है, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी आसानी से उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती. तो जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जिसमें अमेंडमेंट्स इजीली किए जा सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंजेस कर सकती है, जो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी चेंजेस कर सकती है, और जो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकती है. तो इसके अंदर हम रख सकते हैं कि ब्रिटेन का सबसे फ्लैक्सिबल जो कहा जाता है, कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है. अमेंडमेंट्स इज़ पॉसिबल बट अमेंडमेंट्स इज़ नॉट ईजी, मतलब पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के वोट्स होने चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए कि जो प्रीवियस जो भी सेट रूल्स है, जो भी ड्यूटी सेट है, जो भी फंक्शनिंग सेट है, उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई वर्क नहीं किया है या कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ऐसा है. तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना जाता है, पार्शली फ्लैक्सिबल एंड पार्शली रिजिड. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम वापस इस चैप्टर पर आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई. एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारी कंट्री का है. तो
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई कंट्रीज में होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती क्यों है, इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 9th क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफली हम स्टडी करके आए हैं। अब हम इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एंड अश्योरेंस देता है, किस चीज़ का, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी पीपल्स रह रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सारे सेम होंगे, सेम थिंकिंग रखेंगे, उनके जो वेलफेयर की थिंग्स है वो सारी की सारी सेम होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग ग्रुप्स के या अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और उनके सेफ्टी के लिए उन्हें अश्योर करता है। ये अश्योरेंस सेफ्टी के लिए कौन अश्योर कर रही है, गवर्नमेंट अश्योर कर रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें फाइनल करके दिया है, ठीक है। क्योंकि जस्ट लाइक हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन रिलेटेड लोग रहते हैं, लाइक हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो जो हमारे इंडिया की जो एक कह सकते हैं कि वो है क्वालिटी है, दैट इज़ डाइवर्सिटी। बट डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी रहे, प्रॉब्लम नहीं बने, उसकी एश्योरेंस हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें इक्वली ट्रीटमेंट का अश्योरेंस दे रहा है कि गवर्नमेंट हमें इक्वली ट्रीट करेगी। लाइक हिंदू हो उसके लिए भी सेम रूल होगा, मुस्लिम होगा तो उसके लिए भी सेम रूल होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसके लिए भी, ईसाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजन के लिए जो रूल होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। सेकेंड थिंग कि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, लाइक वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा हो या हायर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हो, रिच हो या पुअर हो, सबके लिए जो रूल है वो सबके लिए सेम होंगे, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक एक स्ट्रीट में कुछ बेचने वाला एक छोटा सा एक ठेला लगाने वाला जो पर्सन है, वो अगर मर्डर करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि अगर हम कहें कि हमारे जो कंट्री के जो रिच पर्सन है, लाइक अंबानी हुए, मित्तल हुए, इन लोगों को जो पनिशमेंट मिलेगी सेम एज उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पुअर है तो उसको कुछ और पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लाइक उसकी पनिशमेंट थोड़ी लंबी होनी चाहिए, एंड अंबानी है, पावरफुल है, तो उनकी जो पनिशमेंट है वो कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग, हम मतलब हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है, कोई भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब गलत किया गया है तो वो चीज़ पे पनिशमेंट सबको इक्वली होगी। और सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सेम होंगे, लाइक इक्वलिटी होगी। अगर कोई वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं तो वो सबके लिए सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की है तो हिंदुओं को दे दो, या फिर माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं तो इन सबको दे दो, ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबके लिए रूल और रेगुलेशन सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। इस चीज़ का अश्योरेंस हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सेकंड आता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जो भी मतलब जो हमारी पावर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट के पास पावर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जो भी पावर्स हैं, वो सब पावर्स एक लिमिट में होनी चाहिए। उनको डिसीजन लेने की पावर किसने दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब जो भी हमारे वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाई जाती है या हमारे वेलफेयर के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ये सारे वर्क करने की जो पावर है, हमारे लिए डिसीजन लेने की जो पावर है, वो किसने दी है हमारे को, हमारी गवर्नमेंट को, वो दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ठीक है। पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट पावर्स को क्लियरली किस में मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। थर्ड हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ द ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पावर्स तो मिल गई गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग की, पर डिसीजन मेकिंग में पावर मिलने के बाद में लिमिटेशंस भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आके ऐसा नहीं कर सकती कि आज उनका मन हुआ, उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस करके चली गई। नो,
ऐसा कोई भी गवर्नमेंट इतना इजीली चेंजेस नहीं कर सकती। इसलिए ये एक रीज़न भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है, कि गवर्नमेंट को पावर जरूर दी है पर उस पावर में भी लिमिट दी है। जैसे लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनमें चेंजेस ऐसे नहीं कर सकती कि फंडामेंटल राइट्स ही हटा दें वो हमारे, या फिर कोई भी रूल, जैसे आज कोई भी किसी और रिलीजन का हमारे यहाँ पीएम आया, ठीक है, पीएम आने के बाद में उसने सोचा कि नहीं मैं तो मुस्लिम रिलीजन से हूँ, सो यहाँ पे ग्रीन कलर ही मैंडेटरी होगा सबके लिए। नो, वो ऐसा कोई रूल हमारे पर इम्पोज नहीं कर सकता। लाइक मैं ईसाई धर्म से हूँ तो सभी जने पूजा करने चर्च जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद कर दो, नो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पावर में आए और अपने हिसाब से रूल्स इम्पोज कर दे, नो, उन पावर्स को लिमिट देने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, रिसेंटली अभी हमारे यहाँ कुछ चेंजेस हुए थे, जम्मू कश्मीर को लेके कुछ चेंजेस हुए थे, हमारी जो वो है जिसे कहते हैं हम नागरिकता, नेशनलिटी को लेके भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो चेंजेस जो किए गए थे वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए किए गए थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि किसी भी रिलीजन के पर्सन की फेथ पर या ट्रस्ट पर कोई बात आए। मतलब आज हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ इंडिया में मेजोरिटी पर आते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पे हिंदू आते हैं तो जितने भी जो होली प्लेसेस होने चाहिए वो सिर्फ हिंदुओं के होने चाहिए, मंदिर सारे हिंदुओं के होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई पावर नहीं दे सकते। पावर उनके पास सिर्फ इतनी है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें अलग अलग रिलीजन वाले लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फर्स्ट हमें हमारी सेफ्टी के लिए अश्योर करता है, हमारी डाइवर्सिटी को हमारी पावर बनाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे डिसीजन मेकिंग की पावर देता है, बट इन पावर्स को लिमिट देने का वर्क भी कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी जो लोग रहते हैं वो सब सेम नहीं होते। सिमिलरली अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें इस चीज़ को लेके कि अगर हम घर में 5 to 6 मेंबर्स हैं तो किसी भी चीज़ को लेके हम सबकी ओपिनियन सेम हो, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो सिमिलरली इतना बड़ा कंट्री, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं, इतने लोग वहाँ रहते हैं, तो सबके लिए सबके ऊपर सबके ओपिनियन सेम हो ये भी कंपल्सरी नहीं है। और हर डिसीजन के लिए हम लोग वोटिंग कराएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने बड़े कंट्रीज़ में हर डिसीजन के लिए वोटिंग होती है, नहीं। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया गया है, या गवर्नमेंट बनती है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेजें और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बेसिस पर या हमारे लिए कुछ रूल्स सेट करें, ठीक है। एस्पिरेशन, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस आर इंसर्टेड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बताई थी कि जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी या कह सकते हैं सोसाइटी वेलफेयर की पावर देती है। सोसाइटी वेलफेयर के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि वेलफेयर मतलब कोई अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें रूल्स बनाने, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, मतलब एक सेम आइडेंटिटी देता है। सिमिलरली लाइक कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई लोअर क्लास से है, कोई अपर क्लास से है, कोई मिडिल क्लास से है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब अलग अलग होती हैं, सबकी अपनी अलग होती है, सरनेम्स अलग होते हैं और चीज़ें अलग होती हैं। पर अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं या अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ आवर कंट्री, तो वहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी कि वी आर इंडियंस। मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी देने का काम हमारे को कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे नेशनलिटी के लिए अभी कुछ चेंजेस किए गए। नेशनलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है जो कि हम
हमारे साथ में चलती है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमारे साथ में क्या है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं और कुछ भी हैं, पर इन फ्रंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या हैं, हम इंडियन है, इसलिए हमारे पास यहाँ के सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उन राइट्स को यूज़ करने का हमारे पास पावर है। सिमिलरली हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। तो एक नेशनल आइडेंटिटी कौन देता है हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। Today we learn about the chapter first, constitution, why and how. Previously you just learn about the constitution, why we need constitution, what is the constitution, how our India's constitution formed. In class 9th the chapter is constitutional design. In this chapter we learn about all of these things in a detailed form. Okay, first question is that what is the constitution. Constitution is the basis or fundamental rules of a state, or constitution a body of written or unwritten rules and regulation which regulate the functioning of government. Means जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट रूल है किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, फंडामेंटल रूल्स है, बेसिस रूल्स है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, या उसकी गवर्नमेंट को एक जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक वो है सेट रूल है जो जिसके थ्रू या रेगुलेशन से जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रन कर सकती है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से डराइव हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूट, उससे ये डराइव वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मीनिंग है टू इस्टेब्लिश, मतलब किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, मतलब कंट्री में रूल्स को इस्टेब्लिश करने का वर्क किसका होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे जैसे डेफिनेशन में दे रखा था इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन एंड अनरिटन रूल्स ऑफ रेगुलेशन। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड टाइप आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ टाइप आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं या जो भी रूल सेट है या जो भी चीज़ें सेट की गई हैं हमारी गवर्नमेंट की, मतलब पावर्स है, रूल्स है और जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब रिटन फॉर्म में है। जस्ट लाइक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इन रिटन फॉर्म। सेकेंड आता है हमारे पास अनरिटन फॉर्म, मतलब वहाँ रूल्स सेट है बट रिटन फॉर्म में नहीं है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है वो चीज़ें एज ए फॉलो हो रही हैं, पर वो उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंजेस करना, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स करना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ वोट, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो लोग इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ रूल्स है, उन्हीं के थ्रू, मतलब उन लिमिट्स में रहकर ही वो चेंजेस कर सकते हैं। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। लाइक अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करना बट मुश्किल है, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी आसानी से उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती। तो जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जिसमें अमेंडमेंट्स इजीली किए जा सकें, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंजेस कर सकती है, जो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी चेंजेस कर सकती है, और जो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकती है। तो इसके अंदर हम रख सकते हैं कि ब्रिटेन का सबसे फ्लैक्सिबल जो कहा जाता है, कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है। अमेंडमेंट्स इज़ पॉसिबल बट अमेंडमेंट्स इज़ नॉट ईजी, मतलब पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के वोट्स होने चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए कि
जो प्रीवियस जो भी सेट रूल्स है, जो भी ड्यूटी सेट है, जो भी फंक्शनिंग सेट है, उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई वर्क नहीं किया है या कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ऐसा है तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना जाता है, पार्शली फ्लैक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम वापस इस चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारी कंट्री का है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई कंट्रीज में होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती क्यों है, इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 9th क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफली हम स्टडी करके आए हैं। अब हम इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एंड अश्योरेंस देता है, किस चीज़ का, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी पीपल्स रह रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सारे सेम होंगे, सेम थिंकिंग रखेंगे, उनके जो वेलफेयर की थिंग्स है वो सारी की सारी सेम होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग ग्रुप्स के या अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और उनके सेफ्टी के लिए उन्हें अश्योर करता है। ये अश्योरेंस सेफ्टी के लिए कौन अश्योर कर रही है, गवर्नमेंट अश्योर कर रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें फाइनल करके दिया है। ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन रिलेटेड लोग रहते हैं, लाइक हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो जो हमारे इंडिया की जो एक कह सकते हैं कि वो है क्वालिटी है, दैट इज़ डाइवर्सिटी। बट डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी रहे, प्रॉब्लम नहीं बने, उसकी अश्योरेंस हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें इक्वली ट्रीटमेंट का अश्योरेंस दे रहा है कि गवर्नमेंट हमें इक्वली ट्रीट करेगी। लाइक हिंदू हो उसके लिए भी सेम रूल होगा, मुस्लिम होगा तो उसके लिए भी सेम रूल होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसके लिए भी, ईसाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजन के लिए जो रूल होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। सेकेंड थिंग कि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, लाइक वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा हो या हायर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हो, रिच हो या पुअर हो, सबके लिए जो रूल है वो सबके लिए सेम होंगे, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक एक स्ट्रीट में कुछ बेचने वाला, एक छोटा सा एक ठेला लगाने वाला जो पर्सन है, वो अगर मर्डर करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि अगर हम कहें कि हमारे जो कंट्री के जो रिच पर्सन है, लाइक अंबानी हुए, मित्तल हुए, इन लोगों को जो पनिशमेंट मिलेगी सेम एज उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पुअर है तो उसको कुछ और पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लाइक उसकी पनिशमेंट थोड़ी लंबी होनी चाहिए, एंड अंबानी है, पावरफुल है, तो उनकी जो पनिशमेंट है वो कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग, हम मतलब हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है, कोई भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब गलत किया गया है तो वो चीज़ पे पनिशमेंट सबको इक्वली होगी। और सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सेम होंगे, लाइक इक्वलिटी होगी। अगर कोई वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं तो वो सबके लिए सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की है तो हिंदुओं को दे दो, या फिर माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं तो इन सबको दे दो, ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबके लिए रूल और रेगुलेशन सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। इस चीज़ का अश्योरेंस हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सेकंड आता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जो भी मतलब जो हमारी पावर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट के पास पावर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जो भी पावर्स हैं, वो सब पावर्स एक लिमिट में होनी चाहिए। उनको डिसीजन लेने की पावर किसने दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब जो भी हमारे वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाई जाती है या हमारे वेलफेयर के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ये सारे वर्क करने की जो पावर है, हमारे लिए डिसीजन लेने की जो पावर है, वो किसने दी है हमारे को, हमारी गवर्नमेंट को, वो दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है।
ठीक है। पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को क्लियरली किस में मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। थर्ड हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ द ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पावर्स तो मिल गई गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग की, पर डिसीजन मेकिंग में पावर मिलने के बाद में लिमिटेशंस भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आके ऐसा नहीं कर सकती कि आज उनका मन हुआ उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस करके चली गई। नो, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट इतना इजीली चेंजेस नहीं कर सकती। इसलिए ये एक रीज़न भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है, कि गवर्नमेंट को पावर जरूर दी है पर उस पावर में भी लिमिट दी है। जैसे लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनमें चेंजेस ऐसे नहीं कर सकती कि फंडामेंटल राइट्स ही हटा दें वो हमारे, या फिर कोई भी रूल, जैसे आज कोई भी किसी और रिलीजन का हमारे यहाँ पीएम आया, ठीक है। पीएम आने के बाद में उसने सोचा कि नहीं मैं तो मुस्लिम रिलीजन से हूँ, सो यहाँ पे ग्रीन कलर ही मैंडेटरी होगा सबके लिए। नो, वो ऐसा कोई रूल हमारे पर इम्पोज नहीं कर सकता। लाइक मैं ईसाई धर्म से हूँ तो सभी जने पूजा करने चर्च जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद कर दो। नो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पावर में आए और अपने हिसाब से रूल्स इम्पोज कर दे। नो, उन पावर्स को लिमिट देने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, रिसेंटली अभी हमारे यहाँ कुछ चेंजेस हुए थे, जम्मू कश्मीर को लेके कुछ चेंजेस हुए थे। हमारी जो वो है जिसे कहते हैं हम नागरिकता, नेशनलिटी को लेके भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो चेंजेस जो किए गए थे वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए किए गए थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि किसी भी रिलीजन के पर्सन की फेथ पर या ट्रस्ट पर कोई बात आए। मतलब आज हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ इंडिया में मेजोरिटी पर आते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पे हिंदू आते हैं तो जितने भी जो होली प्लेसेस होने चाहिए वो सिर्फ हिंदुओं के होने चाहिए, मंदिर सारे हिंदुओं के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई पावर नहीं दे सकते। पावर उनके पास सिर्फ इतनी है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें अलग अलग रिलीजन वाले लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फर्स्ट हमें हमारी सेफ्टी के लिए अश्योर करता है, हमारी डाइवर्सिटी को हमारी पावर बनाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे डिसीजन मेकिंग की पावर देता है, बट इन पावर्स को लिमिट देने का वर्क भी कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी जो लोग रहते हैं वो सब सेम नहीं होते। सिमिलरली अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें इस चीज़ को लेके कि अगर हम घर में 5 to 6 मेंबर्स हैं तो किसी भी चीज़ को लेके हम सबकी ओपिनियन सेम हो, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो सिमिलरली इतना बड़ा कंट्री, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं, इतने लोग वहाँ रहते हैं, तो सबके लिए सबके ऊपर सबके ओपिनियन सेम हो ये भी कंपल्सरी नहीं है। और हर डिसीजन के लिए हम लोग वोटिंग कराएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने बड़े कंट्रीज़ में हर डिसीजन के लिए वोटिंग होती है, नहीं। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया गया है, या गवर्नमेंट बनती है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेजें और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बेसिस पर या हमारे लिए कुछ रूल्स सेट करें, ठीक है। एस्पिरेशन, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस आर इंसर्टेड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बताई थी कि जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी या कह सकते हैं सोसाइटी वेलफेयर की पावर देती है। सोसाइटी वेलफेयर के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि वेलफेयर मतलब कोई अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें रूल्स बनाने, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, मतलब एक सेम आइडेंटिटी देता है। सिमिलरली लाइक कोई हिंदू है
कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई लोअर क्लास से है, कोई अपर क्लास से है, कोई मिडिल क्लास से है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब अलग 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 होती हैं, सबकी अपनी अलग होती है, सरनेम्स अलग होते हैं और चीज़ें अलग होती हैं। पर अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं या अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ आवर कंट्री, तो वहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी कि वी आर इंडियंस। मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी देने का काम हमारे को कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे नेशनलिटी के लिए अभी कुछ चेंजेस किए गए। नेशनलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है जो कि हमारे साथ में चलती है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमारे साथ में क्या है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं और कुछ भी हैं, पर इन फ्रंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या हैं, हम इंडियन है, इसलिए हमारे पास यहाँ के सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उन राइट्स को यूज़ करने का हमारे पास पावर है। सिमिलरली हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। तो एक नेशनल आइडेंटिटी कौन देता है हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। Today we learn about the chapter first, constitution, why and how. Previously you just learn about the constitution, why we need constitution, what is the constitution, how our India's constitution formed. In class 9th the chapter is constitutional design. In this chapter we learn about all of these things in a detailed form. Okay, first question is that what is the constitution. Constitution is the basis or fundamental rules of a state, or constitution a body of written or unwritten rules and regulation which regulate the functioning of government. Means जो constitution है वो एक set rule है किसी भी state को चलाने के लिए, fundamental rules है, basis rules है किसी भी country को चलाने के लिए, या उसकी government को एक जो government है उसके लिए एक वो है set rule है जो जिसके थ्रू या regulations है जिसके थ्रू वो government पूरे country को run कर सकती है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से डराइव हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो लैटिन एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूट, उससे ये डराइव वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मीनिंग है टू इस्टेब्लिश, मतलब किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, मतलब कंट्री में रूल्स को इस्टेब्लिश करने का वर्क किसका होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे जैसे डेफिनेशन में दे रखा था इज़ अ बॉडी ऑफ रिटन एंड अनरिटन रूल्स ऑफ रेगुलेशन। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड टाइप आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ टाइप आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं या जो भी रूल्स सेट है या जो भी चीज़ें सेट की गई हैं हमारी गवर्नमेंट की, मतलब पावर्स है, रूल्स है और जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब रिटन फॉर्म में है। जस्ट लाइक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ इन रिटन फॉर्म। सेकेंड आता है हमारे पास अनरिटन फॉर्म, मतलब वहाँ रूल्स सेट है बट रिटन फॉर्म में नहीं है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है वो चीज़ें एज ए फॉलो हो रही हैं पर वो उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंजेस करना, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स करना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ वोट, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो लोग इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ रूल्स है, उन्हीं के थ्रू, मतलब उन लिमिट्स में रहकर ही वो चेंजेस कर सकते हैं। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। लाइक अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करना बट मुश्किल है, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी आसानी से उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती। तो जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है हमारा फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जिसमें अमेंडमेंट्स इजीली किए जा सकें, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंजेस कर सकती है
जो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी चेंजेस कर सकती है, और जो अगर टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो अमेंडमेंट्स के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकती है। तो इसके अंदर हम रख सकते हैं कि ब्रिटेन का सबसे फ्लैक्सिबल जो कहा जाता है, कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है। अमेंडमेंट्स इज़ पॉसिबल बट अमेंडमेंट्स इज़ नॉट ईजी। मतलब पार्लियामेंट्स के मेंबर्स के वोट्स होने चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए कि जो प्रीवियस जो भी सेट रूल्स है, जो भी ड्यूटी सेट है, जो भी फंक्शनिंग सेट है, उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई वर्क नहीं किया है या कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ऐसा है। तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना जाता है, पार्शली फ्लैक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम वापस इस चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारी कंट्री का है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई कंट्रीज में होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती क्यों है, इस बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 9th क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफली हम स्टडी करके आए हैं। अब हम इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एंड अश्योरेंस देता है। किस चीज़ का, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी पीपल्स रह रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सारे सेम होंगे, सेम थिंकिंग रखेंगे, उनके जो वेलफेयर की थिंग्स है वो सारी की सारी सेम होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग ग्रुप्स के या अलग अलग जो लोग होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है और उनके सेफ्टी के लिए उन्हें अश्योर करता है। ये अश्योरेंस सेफ्टी के लिए कौन अश्योर कर रही है, गवर्नमेंट अश्योर कर रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें फाइनल करके दिया। ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन रिलेटेड लोग रहते हैं, लाइक हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो जो हमारे इंडिया की जो एक कह सकते हैं कि वो है क्वालिटी है, दैट इज़ डाइवर्सिटी। बट डाइवर्सिटी हमारी क्वालिटी रहे, प्रॉब्लम नहीं बने, उसकी अश्योरेंस हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें इक्वली ट्रीटमेंट का अश्योरेंस दे रहा है कि गवर्नमेंट हमें इक्वली ट्रीट करेगी। लाइक हिंदू हो उसके लिए भी सेम रूल होगा, मुस्लिम होगा तो उसके लिए भी सेम रूल होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसके लिए भी, ईसाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिलीजन के लिए जो रूल होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। सेकेंड थिंग कि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, लाइक वो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा हो या हायर क्लास से बिलोंग कर रहा हो, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हो, रिच हो या पुअर हो, सबके लिए जो रूल है वो सबके लिए सेम होंगे, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक एक स्ट्रीट में कुछ बेचने वाला, एक छोटा सा एक ठेला लगाने वाला जो पर्सन है, वो अगर मर्डर करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि अगर हम कहें कि हमारे जो कंट्री के जो रिच पर्सन है, लाइक अंबानी हुए, मित्तल हुए, इन लोगों को जो पनिशमेंट मिलेगी सेम एज उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पुअर है तो उसको कुछ और पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लाइक उसकी पनिशमेंट थोड़ी लंबी होनी चाहिए, एंड अंबानी है, पावरफुल है, तो उनकी जो पनिशमेंट है वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग, हम मतलब हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है, कोई भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब गलत किया गया है तो वो चीज़ पे पनिशमेंट सबको इक्वली होगी। और सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सेम होंगे, लाइक इक्वलिटी होगी। अगर कोई वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं तो वो सबके लिए सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की है तो हिंदुओं को दे दो, या फिर माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं तो इन सबको दे दो, ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबके लिए रूल और रेगुलेशन सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। इस चीज़ का अश्योरेंस हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
सेकंड आता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। जो भी मतलब जो हमारी पावर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट के पास पावर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जो भी पावर्स हैं, वो सब पावर्स एक लिमिट में होनी चाहिए। उनको डिसीजन लेने की पावर किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब जो भी हमारे वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, या हमारे वेलफेयर के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ये सारे वर्क करने की जो पावर है, हमारे लिए डिसीजन लेने की जो पावर है, वो किसने दी है हमारे को? हमारी गवर्नमेंट को वो दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है। पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की डिफरेंट पावर्स को क्लियरली किस में मेंशन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। थर्ड हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ द ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पावर्स तो मिल गई गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग की, पर डिसीजन मेकिंग में पावर मिलने के बाद में लिमिटेशंस भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आके ऐसा नहीं कर सकती कि आज उनका मन हुआ, उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो चेंजेस करके चली गई। नो, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट इतना इजीली चेंजेस नहीं कर सकती। इसलिए ये एक रीज़न भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली फ्लैक्सिबल है, पार्शली रिजिड है, कि गवर्नमेंट को पावर जरूर दी है, पर उस पावर में भी लिमिट दी है। जैसे लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनमें चेंजेस ऐसे नहीं कर सकती कि फंडामेंटल राइट्स ही हटा दें वो हमारे, या फिर कोई भी रूल, जैसे आज कोई भी किसी और रिलीजन का हमारे यहाँ पीएम आया, ठीक है। पीएम आने के बाद में उसने सोचा कि नहीं, मैं तो मुस्लिम रिलीजन से हूँ, सो यहाँ पे ग्रीन कलर ही मैंडेटरी होगा सबके लिए। नो, वो ऐसा कोई रूल हमारे पर इम्पोज नहीं कर सकता। लाइक मैं ईसाई धर्म से हूँ, तो सभी जने पूजा करने चर्च जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद कर दो। नो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पावर में आए और अपने हिसाब से रूल्स इम्पोज कर दे। नो, उन पावर्स को लिमिट देने का काम भी कौन कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, रिसेंटली अभी हमारे यहाँ कुछ चेंजेस हुए थे, जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ चेंजेस हुए थे। हमारी जो वो है, जिसे कहते हैं हम नागरिकता, नेशनलिटी को लेके भी कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो चेंजेस जो किए गए थे, वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए किए गए थे। ऐसा कुछ नहीं किया गया कि किसी भी रिलीजन के पर्सन की फेथ पर या ट्रस्ट पर कोई बात आए। मतलब आज हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ इंडिया में मेजोरिटी पर आते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पे हिंदू आते हैं तो जितने भी जो होली प्लेसेस होने चाहिए वो सिर्फ हिंदुओं के होने चाहिए, मंदिर सारे हिंदुओं के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई पावर नहीं दे सकते। पावर उनके पास सिर्फ इतनी है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें अलग अलग रिलीजन वाले लोगों के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? फर्स्ट हमें हमारी सेफ्टी के लिए अश्योर करता है, हमारी डाइवर्सिटी को हमारी पावर बनाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे डिसीजन मेकिंग की पावर देता है। बट इन पावर्स को लिमिट देने का वर्क भी कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने भी जो लोग रहते हैं वो सब सेम नहीं होते। सिमिलरली अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें इस चीज़ को लेके कि अगर हम घर में 5 to 6 मेंबर्स हैं, तो किसी भी चीज़ को लेके हम सबकी ओपिनियन सेम हो, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो सिमिलरली इतना बड़ा कंट्री, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं, इतने लोग वहाँ रहते हैं, तो सबके लिए सबके ऊपर सबके ओपिनियन सेम हो ये भी कंपल्सरी नहीं है। और हर डिसीजन के लिए हम लोग वोटिंग कराएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने बड़े कंट्रीज़ में हर डिसीजन के लिए वोटिंग होती है, नहीं। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया गया है, या गवर्नमेंट बनती है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेजें और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बेसिस पर या हमारे लिए कुछ रूल्स सेट करें, ठीक है। एस्पिरेशन, नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस आर इंसर्टेड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बताई थी कि जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी या कह सकते हैं सोसाइटी वेलफेयर की पावर देती है। सोसाइटी वेलफेयर के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर सिर्फ
मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि वेलफेयर मतलब कोई अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हमें रूल्स बनाने, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, मतलब एक सेम आइडेंटिटी देता है। सिमिलरली लाइक कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई लोअर क्लास से है, कोई अपर क्लास से है, कोई मिडिल क्लास से है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब अलग अलग होती हैं, सबकी अपनी अलग होती है, सरनेम्स अलग होते हैं और चीज़ें अलग होती हैं। पर अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं या अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ आवर कंट्री, तो वहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी कि वी आर इंडियंस। मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी देने का काम हमारे को कौन कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे नेशनलिटी के लिए अभी कुछ चेंजेस किए गए। नेशनलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है जो कि हमारे साथ में चलती है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमारे साथ में क्या है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं और कुछ भी हैं, पर इन फ्रंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या हैं? हम इंडियन है, इसलिए हमारे पास यहाँ के सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उन राइट्स को यूज़ करने का हमारे पास पावर है। सिमिलरली हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। तो एक नेशनल आइडेंटिटी कौन देता है हमें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।